हमारी कथा की शुरुआत होती है सराय नामक गांव से। इस कथा का पहला भाग आप पहले ही सुन चुके हैं, एक अधूरी दास्तान। अब आरंभ होता है उसका दूसरा भाग। इस भाग में भी 4 मुख्य लोग हैं, पर इस बार एक 5वां व्यक्ति भी है। सबसे विचित्र बात यही है कि किसी को यह नहीं पता कि वह 5वां आदमी कौन है, कहां से आया है और इस कथा में उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन असली खेल उसी के हाथ में है। वह परछाई की तरह हर जगह मौजूद है, पर दिखाई कहीं नहीं देता। अब आते हैं इस कहानी के पहले किरदार पर। उसका नाम है सचिन। सचिन को क्रिकेट से पागलों जैसा प्रेम है। उसके लिए क्रिकेट केवल खेल नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। वह क्रिकेट खेलने के लिए अपनी जेब से पेट्रोल का खर्च तक उठा लेता है। सराय गांव में बोरों का चलन था, अर्थात दूसरे गांवों से पैसे देकर खिलाड़ियों को बुलाया जाता था ताकि वे मैच जिताएं और गांव के नाम पर ढाल, पदक और सम्मान लेकर आए। जिस खिलाड़ी की जितनी बड़ी धाक, उसकी उतनी बड़ी कीमत। सचिन खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता था। हालांकि वह उतना महान खिलाड़ी नहीं था, पर उसकी ताकत असाधारण थी। जब वह बल्ला घुमाता, गेंद आसमान चीरती हुई बहुत दूर जाती। लोग कहते थे, सचिन की ताकत में आग है। उसके साथ खेलने वाला उसका साथी था मनोज। मनोज एक बेहद ताकतवर आदमी था। उसकी बल्लेबाजी में न नजाकत थी, न समय का संतुलन। वह केवल पूरी शक्ति से बल्ला घुमाता था। जब उसके बल्ले से गेंद टकराती, तो आवाज मैदान के बाहर तक सुनाई देती। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि गांवों में लोग तकनीक नहीं देखते, वे केवल लंबे छक्के देखते हैं। जो जितना लंबा छक्का मार दे, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। सचिन अक्सर मनोज के साथ खेलने जाता। उसे 500 रुपए मिलते, जिनमें से 200 रुपए पेट्रोल में ही चले जाते। फिर भी वह खुश रहता, क्योंकि उसे केवल क्रिकेट चाहिए था। लेकिन सचिन के भीतर एक और कहानी चल रही थी। वह किसी लड़की से बहुत प्रेम करता था, वही लड़की जिसका जिक्र पहले भाग में हुआ था। लेकिन उस लड़की को भयंकर बीमारी थी, कैंसर जैसी बीमारी। वो नहीं चाहती थी कि सचिन उसकी वजह से दुखी हो, इसलिए उसने उससे दूर होना शुरू कर दिया। सचिन बाहर से हमेशा हंसता रहता था, पर भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। धीरे धीरे उसने शराब और सिगरेट का सहारा लेना शुरू कर दिया, जबकि उसके हृदय में पहले से छेद था और वैद्य ने उसे यह सब करने से मना किया था। फिर भी वह हर रात खुद को धुएं और शराब में डुबोता रहता। उसके घर में उसके साथ रहता था बजरंगी। बजरंगी उसके मामा का लड़का था। बजरंगी पहले हिमाचल में रहता था, वहीं उसे सट्टे और जुए की लत लग गई थी। गांव लौटने के बाद उसने पूरे इलाके को सट्टेबाजी सिखा दी। लोग पैसे हारते गए और बजरंगी इस खेल में और गहरा उतरता गया। उसे अपनी मोटरसाइकिल से बेहद प्रेम था। वह किसी को अपनी मोटरसाइकिल छूने तक नहीं देता था। रोज उसे साफ करता, चमकाता, जैसे कोई रानी हो। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक आदत थी बदला। अगर कोई उससे दुश्मनी करता, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह इंतजार करता, उस सही समय का इंतजार, जब सामने वाले को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और फिर वही समय होता था जब बजरंगी सबसे बड़ा धोखा देता। उसका एक मित्र था, चिंटू। चिंटू गांव का सबसे आलसी आदमी था। उसे नहाना तक पसंद नहीं था। 10-10 दिन बिना नहाए एक ही कपड़े में घूमता रहता। उसके घर में बाकी सब मेहनती थे, लेकिन चिंटू की कोई इज्जत नहीं थी। उसने जीवन में जो भी काम शुरू किया, वह बिगड़ गया। लोग कहते थे, चिंटू जिस चीज को हाथ लगा दे, वह मिट्टी बन जाती है। उसकी किस्मत अजीब थी, हर काम उल्टा हो जाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कला यह थी कि वह हर कांड में शामिल रहता, फिर भी कभी पकड़ा नहीं जाता। वह हर बार बच निकलता था। अब आते हैं चौथे आदमी पर, मल्फे। मल्फे ने 10वीं कक्षा में एक लड़की से प्रेम किया था। लोग उसे भंकौकी कहते थे। बाद में दोनों भागकर विवाह कर लेते हैं, मुंबई जाकर बसते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन गांव लौटने के बाद लोगों को उसकी असलियत पता चली। मल्फे शराबी था और उससे भी बड़ा, वह बेहद गंदी नजर वाला आदमी था। गांव की कोई औरत उससे सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लोग अपनी पत्नियों और बेटियों को उससे दूर रखते थे।
धीरे धीरे मल्फे शराब के धंधे में उतर गया। उसके साथ दो और साझेदार थे, चंदन और नंदन। तीनों मिलकर अवैध शराब बेचते थे। जो बोतल उन्हें 300-400 रुपए में मिलती, वही 2000 रुपए तक बेचते। एक बोतल में 1500 रुपए तक का मुनाफा। खतरा बहुत बड़ा था। अगर पकड़े जाते तो पूरी जिंदगी जेल में कट सकती थी, लेकिन लालच डर से बड़ा था। तीनों की पूरे गांव में दुश्मनी थी। हर किसी से उनका झगड़ा था। पूरा उजाला टोला उनसे नफरत करता था। चंदन की भी अपनी दुख भरी कहानी थी। वह एक लड़की से एक तरफा प्रेम करता था। उसने गांव की दीवार पर दोनों का नाम लिख दिया। लड़की के घर वालों ने उसे खंभे से बांधकर 2 दिन तक पीटा। लड़की तमाशा देखती रही। बाद में उसे कोलकाता भेज दिया गया। नंदन भी खुद को बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी समझता था, लेकिन असल में उसे सबसे ज्यादा प्रेम गांजे से था। जिसे गांजा बारीक काटना आता, नंदन उसी का मित्र बन जाता। तीनों की शादियां हो चुकी थी। उनकी पत्नियां बहुत अच्छी थीं। फिर भी तीनों की नजर हमेशा बाहर भटकती रहती। इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है सूर्या का। सूर्या चिंटू और बजरंगी का मित्र था। तीनों रोज सुबह गांव के कदम वाले पेड़ के पास जाते, क्योंकि वहां जाल सबसे अच्छा चलता था। वहीं बैठकर खेल खेलते, समय बिताते। एक दिन वहां से एक लड़की गुजरी। वह पढ़ने जाती थी। सूर्या उसे देखते ही खो गया। कई दिनों तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर एक दिन उसने कह दिया, मुझे वह लड़की पसंद है। चिंटू और बजरंगी ने उसका हौसला बढ़ाया। कई दिन डरने के बाद सूर्या ने आखिर एक दिन रास्ते में लड़की को रोक लिया। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। लड़की घबरा गई। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन बजरंगी को पता था कि उसका पहले से प्रेमी है, आदित्य, जो फुलपुर गांव में रहता था। जब यह बात लड़की को पता चली कि ये लोग उसके प्रेमी के बारे में जानते हैं, तो वह डर गई। फिर उसने ऊंची आवाज में डांटना शुरू कर दिया। तीनों डर गए और उसे जाने दिया। लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को सब बता दिया। उसकी माँ सबसे पहले बजरंगी के घर पहुंची। आते ही गालियों की बरसात शुरू कर दी। बजरंगी के दादा पूरे गांव में सम्मानित आदमी थे। वह चुपचाप सुनते रहे। धीरे धीरे आसपास लोग जमा हो गए। बजरंगी का चाचा नंदन भी वहां खड़ा था। वह बहुत गुस्से में बोलने लगा। तभी शांत बैठे बजरंगी ने एक ही वाक्य कहा, चाचा, अपने कर्म भी याद रखिए। बस इतना सुनते ही नंदन चुप हो गया, क्योंकि बजरंगी उसके सारे काले राज जानता था। उस दिन बजरंगी के दादा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस औरत ने फिर सूर्या के घर जाकर भी बहुत अपमान किया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वह चिंटू के घर नहीं गई, जबकि पूरे गांव में चिंटू सबसे ज्यादा बदनाम था। लोग हैरान थे, पर यही चिंटू की खासियत थी। हर मुसीबत में शामिल रहकर भी वह कभी पकड़ में नहीं आता था। शाम होते ही बजरंगी, चिंटू और सूर्या एक साथ बैठे। तीनों गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि यह सब आदित्य की वजह से हुआ है। बजरंगी ने आदित्य का नंबर निकाला। तीनों ने उसे फोन करके खूब गालियां दी। गुस्से में वे सड़क पर चलते हुए भी चिल्लाते रहे। तभी अचानक उनका एक लड़के से टकराव हो गया। सूर्या पहले से गुस्से में था। उसने बिना सोचे उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरा थप्पड़ भी पड़ गया। अब वह लड़का चीखा, मेरे भैया को बुलाओ। पास खेल रहे छोटे बच्चे दौड़ते हुए उसके घर की ओर भागे। और यहीं से शुरू होने वाला था कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। छोटे छोटे बच्चे धूल उड़ाते हुए गली के भीतर भागे। उनके चेहरे पर डर भी था और उत्साह भी। वे चिल्ला रहे थे, भैया भैया, सूर्या वालों ने मार दिया। सड़क पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जिस लड़के को थप्पड़ पड़ा था, वह अभी भी सूर्या का हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा उससे बड़ा था। सूर्या अभी भी तमतमाया हुआ खड़ा था। चिंटू इधर उधर देख रहा था कि कहीं लोग इकट्ठा न हो जाए। और बजरंगी, वह हमेशा की तरह शांत था। उसका चेहरा देखकर कभी समझ नहीं आता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर में
गली के भीतर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। 4-5 लड़के दौड़ते हुए बाहर निकले। उनके पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसका नाम था वीरू। वीरू उस लड़के का बड़ा भाई था। पूरा टोला उससे डरता था। उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा भरा रहता था। कहते थे कि उसने कई बार लोगों को अकेले पीटकर अधमरा कर दिया था। जैसे ही वह पास आया, उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई के गाल पर पड़ा लाल निशान देखा। उसकी गर्दन धीरे धीरे सूर्या की तरफ घूमी। किसने मारा? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन डरावनी। छोटा भाई कांपते हुए सूर्या की तरफ इशारा कर देता है। बस फिर क्या था? वीरू बिना कुछ सोचे सीधे सूर्या की तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले बजरंगी बीच में आ गया। गलती हो गई भैया, बजरंगी ने शांत स्वर में कहा। वीरू रुक गया, क्योंकि वह बजरंगी को जानता था। पूरा गांव जानता था कि बजरंगी सीधे लड़ाई नहीं करता, लेकिन अगर उसने दुश्मनी पाल ली तो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। वीरू ने गुस्से में कहा, गलती ऐसे होती है? सड़क पर किसी को भी मार दोगे? सूर्या अब भी गर्म था। वह पीछे से बोला, पहले उसने हाथ लगाया था। चुप रह। बजरंगी ने पहली बार तेज आवाज में सूर्या को डांटा। चिंटू धीरे से पीछे खिसकने लगा। उसे लगा मामला बिगड़ सकता है, लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी मुस्कुरा रहा था। सफेद गमछा, आधा चेहरा ढका हुआ, आंखें बिल्कुल स्थिर। वह किसी से बात नहीं कर रहा था, बस सब कुछ देख रहा था। वही 5वां आदमी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वह धीरे से भीड़ से गायब हो गया, जैसे आया ही ना हो। उधर वीरू ने आखिरी बार सूर्या को घूरा और बोला, आज बजरंगी बीच में है, इसलिए छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार हाथ उठा तो हाथ तोड़ दूंगा। इतना कहकर वह अपने भाई को लेकर चला गया। मामला तो शांत हो गया, लेकिन असली आग अब शुरू हुई थी। रात को तीनों फिर बजरंगी के घर के पीछे वाले पुराने कमरे में बैठे। कमरे में एक पीली बल्ब जल रही थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सूर्या अब भी गुस्से में था। भाई, उस आदित्य को छोड़ना नहीं है। चिंटू बोला, हाँ, बहुत हवा में उड़ रहा है। बजरंगी चुप बैठा था। वह सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बस सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, तुम लोगों को एक बात अजीब नहीं लगी क्या? दोनों ने पूछा। बजरंगी बोला, उस लड़की की मां चिंटू के घर क्यों नहीं गई? कमरे में अचानक सन्नाटा हो गया। चिंटू हंसने लगा। अरे, मेरे घर जाने से क्या होता? लेकिन बजरंगी उसकी आंखों में देख रहा था। नहीं, कुछ तो है। चिंटू पहली बार थोड़ा असहज दिखा। फिर बात बदलने के लिए उसने कहा, छोड़ो ये सब, पहले आदित्य को देखते हैं। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों तुरंत चुप हो गए। बजरंगी धीरे से उठा, दरवाजे के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काफी देर से दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। बजरंगी की आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे से बोला, कोई हम पर नजर रख रहा है। और दूर अंधेरे में वही सफेद गमछा एक पल के लिए फिर दिखाई दिया। रात और गहरी हो चुकी थी। पूरा सराय गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं सिर्फ मिट्टी के घरों से पीली रोशनी बाहर झलक रही थी। बजरंगी दरवाजे पर खड़ा दूर अंधेरे को घूर रहा था। उसकी आदत थी, छोटी से छोटी चीज भी उसके दिमाग में बैठ जाती थी। कौन हो सकता है? सूर्या ने धीरे से पूछा। बजरंगी ने कोई जवाब नहीं दिया। चिंटू हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो भी, गांव में कोई भी घूम रहा होगा। लेकिन बजरंगी जानता था, कोई यूं ही रात में छिपकर बातें नहीं सुनता। उसने धीरे से मिट्टी पर बने पैरों के निशान देखे। निशान नए थे, और सबसे अजीब बात, वह आदमी नंगे पैर था। ये गांव का ही कोई है। बजरंगी बुदबुदाया। तभी दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई। सूर्या थोड़ा घबरा गया। चलो अंदर चलते हैं भाई। तीनों फिर कमरे में आकर बैठ गए, लेकिन अब कमरे का माहौल बदल चुका था। पहले गुस्सा था, अब डर भी शामिल हो गया था। थोड़ी देर बाद बजरंगी बोला, कल से कोई अकेले नहीं जाएगा। जहां जाना है साथ में जाएंगे। सूर्या ने सिर हिलाया, लेकिन चिंटू चुप था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
असल में चिंटू उस लड़की को पहले से जानता था। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।